Hello guys, welcome back to our channel, the Bear Act Factory। और गाइस आज हम पार्ट 10 में आ गए हैं। पार्ट 10 वीडियो है आज। ये एलएलपी की जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी और एलएलपी का मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया था। मैं आपको अब तक एलएलपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ। एलएलपी के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमने सेक्शन 1 प्रियम्बल, फिर सेक्शन 1 किया था, सेक्शन 2 करा था, फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट बहुत अच्छे से समझा था, डेफिनेशन क्लॉज में जो इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर सेकंड हमने सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 एक साथ करे थे, फिर सेक्शन 7 से सेक्शन 10 एक साथ करे थे, एंड देन हमने सेक्शन 11 to 13, और फिर मैंने कल की वीडियो में जो बहुत छोटी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 14 कवर करवाया था। आज गाइज हम सेक्शन 15 से शुरू करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। आज जो नेम का कंसेप्ट है, पूरे एलएलपी का जो नेम का कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये जो नेम है, नेम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अप्रॉक्सीमेटली आता ही आता है। इसमें से मतलब कहीं ना कहीं 15 to 21 सेक्शंस तक, कौन से सेक्शंस तक, 1 मिनट, 15 to 21 सेक्शंस तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। तो मतलब ये आपके एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। तो अब मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो अब चलिए हम पहले एक बार ब्लैंक पेज से शुरू करते हैं। पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इसके अंदर एक मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा, वो आपको बनाना है और उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बार आपको क्लियर हो गया तो आपको इसे रिवाइज़ करना है। और आप, हाँ गाइस, ये है कि मैं आपको जो वीडियोज़ पढ़ाता जा रहा हूँ, एक तो आप उसके नोट्स बनाते जाइए और उन जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ नोट्स को रिवाइज़ करते जाइए। कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं देखनी चाहिए, बस आपकी एक बेयर एक्ट होनी चाहिए और संग में जो मेरे नोट्स हैं वो होने चाहिए। बस आप उन्हें पढ़ते जाइए, उन्हें रिवाइज़ करते जाइए और डे टू डे लेक्चर में अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए। और आपको पूरा एलएलपी एक्ट हो, चाहे इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊँगा, पार्टनरशिप पढ़ाऊँगा, हर एक एक्ट क्लियर करवाऊँगा लॉ का जो भी है। तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किससे क्लियर हो जाएगी। बस आप इस अप्रोच पर रहिए। ठीक है गाइस, तो अब हम चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 15 से। तो गाइस करते हैं, ओके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है। पहले आप चार्ट बना लीजिए, फिर मैं आपको पूरा पूरा सिखाता हूँ। पहले आपको यहाँ पे लिखना है बीच में नेम, ऐसे ब्रैकेट बनाना है और इधर लिखना है आपको छोटा छोटा सेक्शन 15। फिर आपको इधर लिखना है सेक्शन 16, इधर लिखना है सेक्शन 17, सेक्शन 18 तो रिपील हो गया है। इधर फिर आपको लिखना है सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और सेक्शन 21। ये आपको लिखना है। आप हिसाब से अपनी कॉपी में अच्छा सा चार्ट बना लीजिए। सेक्शन 18 जो है पहले हमारे कानून में था, लेकिन सेक्शन 18 पार्लियामेंट ने हटा दिया है। मतलब जो एलएलपी अमेंडमेंट 2021 आया था ना, उसके अंदर फिर उसे रिमूव कर दिया गया सेक्शन 18 को। तो सेक्शन 18 अब खत्म हो चुका है, अब उसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेक्शन 15 जो है वो नेम से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 16 जो है वो नेम के रिजर्वेशन से रिलेटेड बात करता है। अच्छा चलिए, आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ये वर्ड्स वगैरह, तो मैं आपको पहले बार नेम समझाता हूँ, पर कहानी शुरू करता हूँ। इसे एक स्टोरी की तरह समझिए कि क्या है क्या नहीं है। तो अब चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारी पूरी स्टोरी। तो इसे हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, सेक्शन 15 क्या कहता है। अब इस बात को आप पहले समझिए। सेक्शन 15 आपसे दो बात कहता है। दो बात क्या कहता है? पहली बात, हमने सेक्शन 11 to 13 तक देखा कि हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे रजिस्ट्रार साहब के सामने, और रजिस्ट्रार साहब 14 दिन के अंदर अंदर अगर उन्हें उचित लगता है कि हमने सेक्शन 11 की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है, तो वो सेक्शन 12 के अंदर हमें एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसका मतलब ये हो जाएगा कि आज से हम ने एक एलएलपी बना ली है और उस फलाना तारीख से एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट यानी इस्टेब्लिश हो गई है। इन द आइज ऑफ लॉ एक नया लीगल पर्सन पैदा हो गया है और लीगल अब यहाँ से एलएलपी जो है काम करना शुरू कर सकती है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो एलएलपी है। तो अब मान लो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें इशू हो गया, तो वो तो हमारा दस्तावेज है। जैसे हमारा 12th की मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट है, तो वो हमारा दस्तावेज है जो हमारे पास आके रख गया है। तो अब हम उसे उठा के रख लेते हैं अपने पास। तो ये थोड़ी कि उसे हम अपने शरीर पे चिपका चिपका के घूमे पूरी जगत में, देखो भैया मैंने 10th पास कर लिया है, मैंने 12th पास कर लिया है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भैया ये एलएलपी है? आज मैंने चलो एक नाम से खोल ली अपनी एलएलपी। मैंने जैसे एक कोई भी ले लिया एबीसी फर्म या एबीसी लिमिटेड या एबीसी सॉल्यूशंस नाम से एक मैंने एलएलपी खोल ली। तो मैं तो आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ कि मैं एलएलपी आगे लिख दूंगा। तो भैया मैंने लिख रहा, मैंने तो बस केवल नाम लिखा है एबीसी सॉल्यूशंस। मैंने तो एलएलपी का नाम ऐड ही नहीं करा है अपने ओरिजिनल नेम में, बस मैंने लिखा है एबीसी सॉल्यूशंस। और अब मैंने अपने एलएलपी इस नाम से, मैं अपना इस नाम से धंधा करना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है। तो इस नाम से रजिस्टर हो गई है, ये नाम मेरा उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में है। लेकिन अब लोगों को कैसे पता चलेगा ये कोई कंपनी है
चलो कंपनी तो नहीं है क्योंकि आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है, ये कोई वो तो है नहीं है। तो अब ये तो है नहीं है ना कि हर आदमी कोई अंतर्यामी है जो समझ जाएगा नाम दे के भैया एलएलपी है या बिजनेस कर रहा है आदमी या फिर कोई फर्म है प्राइवेट, क्या है उसे क्या पता। तो एबीसी सॉल्यूशंस आपने लिख लिया, तो अब आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास ही तो दस्तावेज रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे हर एक दीवार पे चिपकाते फिरो कि देखो ये हम तो एलएलपी हैं, ये हैं, ये हैं। तो सेक्शन 15 जो क्लॉज 1 है, जो सेक्शन 15 क्लॉज 1 है, वो एक सीधी बात ये कहता है कि भैया आपका जो भी नाम आपका रजिस्टर्ड होगा, चाहे किसी भी वॉट एवर नेम से करवाओ, कोई आदमी करवाए राहुल के नाम से, कोई उसके नेम से। तो गाइस जो सेक्शन 15 क्लॉज 1 है वो एक मैंडेटरी कंडीशन इम्पोज करता है कि अगर आपकी कोई भी फर्म है, अगर आप जैसे किसी को भी रजिस्टर्ड करवाते हो, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो चिपका नहीं देंगे दीवारों पे। तो जैसे एबीसी सॉल्यूशन के नाम ने मान लो अपनी फर्म है, एलएलपी फर्म है, तो आपको अपने नाम के आगे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे एलएलपी। या तो एलएलपी लिख लो, या फिर अगर आपको फुल फॉर्म लिखने का शौक आ रहा है तो फिर आप लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर आप शॉर्ट में लिख दो एलएलपी, जो बहुत सारी कंपनी करती हैं, कंपनी सॉरी एलएलपीज करती हैं। तो आपने जब भी अब नाम पढ़ा होगा एलएलपी, तो आपको जिस पे आपको नाम के आगे लिख जाए एलएलपी, तो समझ जाना वो एलएलपी फॉर्म है जो एलएलपी एक्ट के अंदर बनाई गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा क्यूरियस हो जानने के बारे में, तो आप ऐसा करना, अपने इस एरिया में सर्च करना कि गूगल पे सर्च करना कि एलएलपीज नियर मी, तो आपको गूगल पे मिल जाएंगी कि भाई कौन कौन सी एलएलपी मेरे पास में है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ एलएलपी अपने नाम कैसे रखती हैं। यही सेक्शन 15 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी जो नेम अपन रखते हैं, जो भी अपन चूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अपन को एलएलपी लिखने की नीड नहीं है। सेक्शन 15 क्लॉज 1 ही हम पे ये कंडीशन इंपोज करता है कि जब भाई साहब आप जो भी अपना धंधा कर रहे हो उसके आगे आपको एलएलपी लिखना ही पड़ेगा, पर वो वैलिड होना चाहिए। और अगर आप झूठा करने लिख दो, नहीं है तो भी लिख दो, तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 20 बताता है, वो भी पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। तो सेक्शन 15 क्लॉज 1 क्लियर हुआ कि आपके ऊपर एक कंडीशन इंपोज है, जैसे कंपनी या कोई भी खोलते हो तो कंडीशन इंपोज होती है कि आपको लिखना पड़ता है लिमिटेड, चाहे पब्लिक है तो लिमिटेड लिखोगे, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे। मतलब अगर लिस्टेड अनलिस्टेड है, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे, और वैसी है तो आपको लिमिटेड लिखना पड़ेगा अगर लिस्टेड कंपनी है तो। नाउ तो अब हम चलते हैं अपने आगे पे। तो अब हम सेक्शन 15 क्लॉज 2 के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया एक बात तो ये हो गई, सेक्शन 15 क्या कहता है। देखो अब छोटी सी बात अपन लिखते हैं। सेक्शन 15 की पहली बात तो ये है कि आपको एलएलपी जो है मैंडेटरी है, एलएलपी लिखना पड़ेगा। सेक्शन 15 की दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी नाम रख सकता है। हमारे भारत के अंदर हमें संविधान द्वारा ये आज़ादी है कि हम कोई सा भी धंधा कर सकते हैं, कैसा भी, जो इलीगल धंधा है, लॉफुली कोई भी धंधा कर सकते हैं जो लीगल है कानून की नज़रों में, हम कुछ भी कर सकते हैं और कैसा भी नेम अपन रख सकते हैं अपने बिजनेस का। हम चाहे अपने मम्मी के नाम पे बिजनेस खोलना, चाहे पापा के नाम पे, दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, अपने नाम पे, हम जैसा नाम चाहे वैसा रख सकते हैं। लेकिन हम बस इसमें लिस्ट बताइए दो चीज़ की कि आप वो नाम यूज़ नहीं कर सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीजी है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ये डिक्लेयर कर दे कि ये नाम यूज़ नहीं होगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते। और कौन से नाम नहीं कर सकते, सबसे पहला आता है अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। अनडिज़ायरेबल क्या होता है गाइज, अनडिज़ायरेबल नेम ये होता है जैसे पोर्नोग्राफिक नेम हो गया या ऑब्सीन कंटेंट वाला नेम हो गया, मतलब ऐसा नेम जो सोसाइटी के अंदर बहुत अश्लील है, गंदा है, अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छा नहीं मानती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि बहुत गलत नेम है जिससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। वो नेम सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप यूज़ करो। तो वो नेम आप कभी भी एलएलपी का नहीं लगा सकते कि जो किसी न किसी कोई ऑब्सीन कंटेंट शो कर रहा हो या फिर कोई पोर्नोग्राफिक नेम शो कर रहा हो, आप उस नेम को यूज़ एलएलपी के अंदर नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी, और फिर एक और नेम क्या था, एक और कैटेगरी बताता है कि सपोज कीजिए, जैसे आपने बहुत देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए बिस्लेरी की एक बोतल आती है, तो आपने कहीं देखा होगा जैसे कई यो के नाम होते हैं बाइलेसरी, बिल्कुल हरी पट्टी पे होती है बॉटल के ऊपर, उसमें लिखते हैं बाइलेसरी। मतलब एक होता है ना कॉमन नेम आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ठगने का प्रयास कर रहे हो। तो आप अपनी एलएलपी का नाम ऐसे नहीं रख सकते, जैसे रिलायंस है तो मैंने लिख दिया रैलेंस, या मैंने लिख दिया फिज़ की, जैसे फिज़ चल रहा है मेरा तो मैंने उसे कर दिया फिज़ी। मतलब इस तरीके से आप ऐसा काम यूज़ नहीं कर सकते जो कोई भी कंपनी से मेल खाता हो या किसी दूसरी एलएलपी से मेल खाते हुए नाम को आप यूज़ नहीं कर सकते, या तो एग्जैक्टली सेम या नियरली सेम, मतलब थोड़ा बहुत भी मेल खाता हो तो आप ऐसे नहीं रख सकते कि बिल्कुल भी उनसे मेल खाता हो। ठीक है, ये फ्रॉडपंथी नहीं कर सकते, कुल मिला की बात ये है। और एक और उसने वर्ड यूज़ करा है, कोई ट्रेडमार्क का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क, जिस व्यक्ति ने ट्रेडमार्क ले रखा है, ट्रेडमार्क एक्ट TMA 1999 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रेडमार्क एक्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज अगर आप
BLLB LLB कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ही अपने आप एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड टॉपिक है जिसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ता है। बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैगी यूज़ करते हो, तो मैगी के अंदर आपको अभी देखना नीचे लिख रहा होगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या कोका कोला की देखते होगे जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, उसमें नीचे लिख रहा होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब जैसे अब अगर कोई भी आदमी चाहे तो ऐसा नहीं कि मैगी का वर्ड यूज़ कर ले डायरेक्ट, मैगी मैंने आज शुरू करा है तो मैं कर लूँ मैगी। जैसे यप्पी आई थी तो यप्पी आई ना, मैगी थोड़ी यूज़ कर लिया। पर आजकल आप देखोगे जो नूडल्स होते हैं ना, ये मैगी नाम से जानने लग गए हैं लोग। मैगी बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं क्या मांग रहा है ना। तो मैगी का आप नेम कभी यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि मान लो अगर मेरा कोई बिजनेस है, अगर मेरा कोई ब्रांड चल गया, जैसे मैंने कोई अपना ब्रांड खोला, एडिडास मेरा एक बहुत बड़ा ब्रांड चल गया, ये चल गया, तो मैं उनके ऊपर ट्रेडमार्क ले लूँगा। ट्रेडमार्क मतलब मेरा ट्रेडमार्क मतलब मेरे धंधे में यूज़ होने वाला मार्क, ये साइन, ये जो लोगो है मेरा मैगी का, ये जो वो है, तो इस लोगो को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे आज उसका लोगो बन गया है, जैसे फिजिक्स वाला हैं तो PW का एक लोगो बन गया है, या अगर आप उसकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप है, उनका एक लोगो है, तो हर एक का लोगो है, तो आप उस लोगो को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिससे उसके नाम से ही, उसके लोगो से ही वो पहचानी जाती है। तो एक बार ट्रेडमार्क मिल गया तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो नाम मिल गया है ट्रेडमार्क के अंदर, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते मैं मैगी के नाम से कोई LLP खोल लूँ। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 15 आपसे क्या कहता है, दो बातें कहता है जो आपको याद रखनी है। नेम के बारे में बात करता है, टोटल नेम के ऊपर बेस्ड सेक्शन है। पहला तो ये कहता है कि आपको LLP के ऊपर, LLP एक मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको लिखना ही पड़ेगा अपने नाम के आगे, चाहे LLP लिखो चाहे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखो। और दूसरा, आप कोई भी एक तो मतलब गलत नेम, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप गलत नेम नहीं लिख सकते। गलत नेम आप नहीं लिख सकते। गलत नेम कौन सा हो गया, तो अनडिजायरेबल जो पोर्नोग्राफिक टाइप नेम हो गया, या फिर कोई भी ऐसा नेम जो किसी LLP से, किसी कंपनी से एज इट इज मेल खाता हो, या कोई ट्रेडमार्क से बहुत मेल खाता हो जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब चलो उसके नोट्स लिख लो। लिखो सेक्शन 15 की हेडिंग डाल दो और उसमें लिख दो, पहले वो चार्ट बनाया था ना आपने ऊपर जो मैंने बनाया था, तो ऐसे चार्ट बना देना। ठीक है, अब लिखो आप सेक्शन 15 में कि द सेक्शन 15 टेल्स अबाउट टू डिटरमाइन द नेम ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लॉज 1। अब मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, तो आप उसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 क्लॉज 1, it is mandatory that LLP shall use the words LLP in addition to its original name. और second, the following name cannot be used by any LLP। और एरो बना देना, एरो बना के नीचे लिखना पहला अनडिजायरेबल, UNDESIRABLE, आपके बेयर एक्ट में लिख रहा है, आप पढ़ लेना अनडिजायरेबल। और अनडिजायरेबल के आगे एरो बना के लिखो लाइक पोर्नोग्राफिक और ऑप्स, लाइक पोर्नोग्राफिक नेम्स ऐसे करके। सेकंड पॉइंट लिखो the name which is clearly similar to the name of other company, LLP or trademark which is registered registered under ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये आपके उसमें बेयर एक्ट में लैंग्वेज आप देख लेना एक बार, अगर आपको थोड़ा स्पेलिंग्स में इशू हो रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम सेक्शन 16 शुरू करते हैं। अब सेक्शन 16 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। देखो, सेक्शन 16 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ नेम की। रिजर्वेशन आप जानते होंगे, आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाते हैं तो मतलब क्या होगा, तरीके से बुक हो गया, रिजर्वेशन ऑफ नेम है ये। तो बुकिंग टाइप हो गई कि भैया ये मेरा बुकिंग है। हम उस रिजर्वेशन में बात नहीं कर रहे हैं जो मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब हम केवल नॉर्मल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने हर बच्चे ने सुना है। तो रिजर्वेशन टाइप यही चीज़ हो गई, एक तरीके से बुकिंग करवाना किसी चीज़ का। क्या हाँ, तो जो सेक्शन 16 है रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन का मतलब होता है बुकिंग करना किसी चीज़ की। क्या करना, बुकिंग करना। तो हमने बहुत जनरल सुना होगा कि बुकिंग का मतलब क्या होता है, तो रिजर्वेशन का मतलब यही बताया गया है कि हमने किसी नेम को बुक कर लिया। अब बुक कर लिया मतलब कैसे कर लिया, देखो हमने सेक्शन 11 के अंदर क्या पढ़ा था कि हम LLP का इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर आज मुझे एक LLP खोलनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे।
मैं पहले अपने पार्टनर से बात करूँगा, फिर हम कोई LLP एग्रीमेंट बनवाएंगे, फिर किसी वकील से मिलेंगे जो हमारा LLP एग्रीमेंट वगैरह बनवा के लीगल करेगा। फिर हम उससे पूछेंगे भैया कि अब हमें धंधा करना है तो हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मतलब एक तरीके से हमें लगा लो 1 से 2 महीने का, तो मिनिमम कितना भी जल्दी करो तो आपको इतना टाइम तो लगेगा, क्योंकि 14 डेज तो फिर वो रजिस्ट्रार ले लेगा, क्योंकि जितना जब हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और रजिस्टर बैठा है नहीं बैठा है, तो मतलब बहुत सारी टेंशन रहती हैं। तो 1 या 2 महीने हमको शुरू से लेकर के लास्ट में लगेगा। अब मान लो किसी आदमी ने एक सपना था उसका, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन 16 मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्या है, पहले एक बात, हाँ ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि दिस इज नॉट एन रिजर्वेशन, इज नॉट एन मैंडेटरी थिंग, ऑप्शनल है। करवाओ तो करवाओ वरना मत करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। तो सेक्शन 16 के अंदर ये है कि अब मान लो कोई आदमी का सपना है, वो सोचे यार मैं तो अपनी माँ के नाम पे एक धंधा करना चाहता हूँ, या मतलब एक कुछ भी करो, मैं अपनी मम्मी के नाम पर एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, बड़ी LLP करना चाहता हूँ, या अपने पापा के नाम पे एक बहुत बड़ी LLP करना चाहता हूँ। तो एक मेरा सपना है कि मैं इस नाम को करूँ। नेम ये मेरे लिए इमोशन है, दैट इज़ नॉट अ कुछ भी, मेरा एक इमोशन है कि मेरे दादाजी का नाम था तो मैं इस पर इमोशन करना चाहता हूँ। और सपोज करो अगर वो नेम किसी और कोई यूज़ करता आ रहा है या किसी और ने यूज़ कर लिया, तो फिर आप क्या यूज़ कर पाओगे। सेक्शन 15 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका नेम किसी दूसरी कंपनी, कोई दूसरी LLP, किसी दूसरी ट्रेडमार्क से अगर सेम मैच हो जाता है, सो यू कैन नॉट यूज़ दैट नेम, तो आप उस नेम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 16 ये कहता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि सपोज करो अगर आप ये करना चाहते हो और आपको पता है भी 2-3 महीने लगेंगे, तो सेक्शन 16 के अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो रजिस्ट्रार साहब के पास। क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई साहब मेरा एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि मेरा ये नेम है, मेरा आप उस नेम को रिजर्व कर दो। तो क्या करेगा रजिस्ट्रार, आपके उस नेम को 3 महीने के लिए रिजर्व कर देगा। और फिर जब आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करोगे, उसमें आप नेम मेंशन करोगे, तो वो देखेगा कि यार ये तो रिजर्व वाला नेम ही आ रहा है, मैच हो रहा है, वही वाला कह रहा है, रिजर्व वाला उसकी कह रहा है मेरे से, तो फिर वो रिजर्व वाला नेम आपको अलॉट कर देगा। तो अब आपका रिजर्वेशन से ये चीज़ हो जाएगी कि अब आपके उस नेम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। नहीं तो मान लो आप करवा रहे हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और जब आपने सब फाइल करके दिया तो फिर एक नोटिस आता है आपके पास कि भैया ये नेम तो कोई और यूज़ कर रहा है, तो आपको दूसरा नेम यूज़ करना है। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपका मूड खराब होगा कि नहीं होगा। तो सेक्शन 16 बस एक तरीके से आपकी एक प्रिकॉशन है कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अब आप सोचो यार मेरा नेम ही ऐसा है, कौन यूज करेगा, तो ये हो सकता है ना। तो फिर उस चीज़ में आप सेक्शन 16 मत करो। तो ऑप्शनल है कि अगर आप चाहो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहो तो कर सकते हो। तो अच्छा, अगर आपने एक बार उसकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रार साहब आपका जो वो नेम जो आपने रिजर्व करवाया है, जो बुक करवाया है वो नेम आपका 3 मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए बच्चों, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए वो नेम आपका रिजर्व हो जाएगा। मतलब अब 3 महीने तक आप उस नेम का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 3 महीने तक भी कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर वो फिर एक्सपायरी हो जाएगी रिजर्वेशन की, तो फिर आप फिर करवाओगे एक बार रिजर्वेशन। तो बस 3 महीने आपको एक टाइम मिल जाता है जिसके अंदर 3 महीने आपके पास हैं, अब आप आराम से अपना इनकॉर्पोरेशन वगैरह कंप्लीट करो, आप निश्चिंत हो जाओ कि नेम तो आपका कहीं नहीं जाने वाला LLP का। आई बात समझ में। चलो अब इसको हम डिटेल में भी बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, हर चीज़ आ जाएगी, मैं आपको क्रक्स दे रहा हूँ ऊपर ऊपर का। अब सेक्शन 17 की बात करते हैं। सेक्शन 17 के अंदर वर्ड है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है ठीक करना। ठीक करना मतलब नाम कुछ गलत हो गया है, उसको ठीक करना। जो हमने कुछ भी नाम लिया था वो गलत हो गया है और उसको हम ठीक कर रहे हैं, तो दैट विल अमाउंट टू रेक्टिफिकेशन। ठीक करना नेम को, मतलब चेंजिंग ही हो रही है, मतलब आपने जो नेम लिखा था आप उसका चेंज ही करवा रहे हो, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, रेक्टिव, आप तो ठीक कर रहे हो। ठीक कैसे कर रहे हो भैया, जैसे सपोज करो, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन 19 आएगा उसके अंदर चेंज आएगा, तो उसमें फ़र्क आता है कि चेंजिंग और रेक्टिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है। मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एक तरीके से ये है कि सरकार आपसे आके बोले कि भैया अपना नाम पलट, तो आप नाम पलट रहे हो, सो दैट विल रेक्टिफिकेशन। और चेंजिंग का मतलब है आपकी इच्छा हो रही है कि मैं अपना नाम चेंज कर दूँ, बहुत साल हो गए यूज करते करते, अब मैं इस नाम को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हो गया चेंजिंग। ये बस एक लाइन को याद रखना, ठीक है, लिखो मत अभी कुछ, बस अपने दिमाग में बैठाते जाओ। अच्छा अगर आपको रफ में लिख रहे हो ना तो एक जैसे पॉइंट भी बना सकते हो छोटा सा, फिर मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा ये भी, है ना। बात सुनो पूरी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि सरकार ने आपसे बोला कि बदलो। अब सरकार क्यों बोलेगी आपसे, सरकार ऐसे बोलेगी, सपोज करो मिस्टेक से, देखो जब आप अपना नेम करवा रहे होगे, जब रजिस्ट्रार साहब नेम लिख रहे होंगे, तो अगर आपका मान लो कोई नेम पोर्नोग्राफिक टाइप है, यानी अनडिजायरेबल है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, तो पोर्नोग्राफिक वगैरह है, तो वो कंप्यूटर डाटा सपोर्ट ही नहीं करेगा, कंप्यूटर से मना कर देगा, भैया तो पोर्नोग्राफिक वगैरह नेम है, आई विल नॉट यूज़ दैट, मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। बट अगर मान लो अब इतनी कंपनियां हैं देश के अंदर, कितनी कंपनियां होंगी, चलो ये तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, अडानी वडानी जो हम जानते हैं, छोटी मोटी कितनी कंपनियां काम कर रही होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक वैको नाम की कंपनी, एक्को नहीं वैको, एक छोटी सी कंपनी है जो काम करती है कहीं, या एक मित्तल टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक छोटी कंपनी है। मतलब बहुत सारी मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं देश के अंदर, छोटे छोटे स्तर पर अपना कर रही हैं, जो मतलब 10-20 करोड़ रुपये साल के कमा लेती हैं, जो अपने हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। अपने लिए तो 10-20 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है।
तो एक तरीके से अपने स्तर पे कर रही हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब आपने नाम ले लिया, सपोज करो आज मैं इधर बैठा हूँ दिल्ली के अंदर, मैंने एक एलएलपी खोल ली, मैंने उसका नाम ले लिया ABC सॉल्यूशंस। अब ऐसी कोई कंपनी कर्नाटका में हो जो वहाँ पे काम कर रही हो, उसका भी सेम नाम है ABC सॉल्यूशंस, तो भैया ये कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें मिस्टेक होने की संभावना है कि नहीं है? अब सरकार ने तो सीधा बोल रखा है कि भाई हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी लाखों कंपनियों से मैच करते फिर, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मान लो गलती से मैच हो जाए, सब उसको मिस्टेक कर ली, एक बार तो आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया और फिर बाद में पता चलता है कि वो मैच, तो सपोज करो मैच हो गई, ठीक है। अब भैया ये पता कैसे चलेगा सरकार को कि भैया ये देखो एक कंपनी में दो हो गई, ये आपको कैसे पता चलेगा? भैया इतनी अब इतनी कंपनियां, कहीं ना कहीं हो सकता है नाम कहीं ना कहीं कॉमन आ जाए। जब गाड़ियों के नंबर मिल जाते हैं कॉमन, तो इसलिए सरकार फिर अब आजकल 25BH 26BH नया सिस्टम ले आई, RJ को हटा के या फिर MP को हटा के, UP को हटा के गाड़ी के नंबरों से। तो भैया पॉसिबिलिटी बहुत है। तो इसके अंदर ये है रेक्टिफिकेशन का कि अगर ऐसा पता चलता है तो सरकार क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसे लगता है कि भैया सेक्शन 15 का वायलेशन हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना नेम चेंज करो, और आपको 3 मंथ के अंदर अंदर नेम चेंज आपको करना होगा। रजिस्टर साहब के सामने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की भी कॉपी भेजनी होगी कि भैया देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कह रही है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। तो ये एक रेक्टिफिकेशन हो गया, बहुत छोटा है, इसका मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, अभी डायरेक्ट से पढ़ाऊंगा, एक लाइन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब सेक्शन 18 तो हटा दिया है, अब सेक्शन 19 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर आप अपनी LLP का नेम चेंज करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, उस नेम को चेंज करो। चेंज करने के बाद अपने रजिस्टर साहब को नोटिस पहुंचा दो और वो आपका रजिस्टर कर लेंगे, नए नेम से काम खत्म। आई बात समझ में? अभी बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 क्या कहता है कि अगर मान लो कोई फर्जी आदमी है, ना जिसका LLP है ना कुछ है, बस फर्जी है, जैसे मैं बैठ गया, मान लो मैंने अपना नाम क्या लगा लिया, मैं सुना LLP यूज कर लेते हैं मजे में, मैंने LLP यूज कर लिया, तो फिर फर्जी है तो उसमें फाइन लग जाएगा, और उसका फाइन कितना लगेगा वो बताऊंगा। और सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर आपने LLP खोली है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको अपने ऑफिस के ऑफिशियल जो लेटर पैड होता है, लेटर पैड वगैरह हो गया, या ऑफिस की तरफ से कोई माल वाल गया तो उसके ऊपर LLP का नाम लिखना होगा। तो अब हम चलो कुल मिला के बात ये है, अब हमने मेन डिस्कशन तो 15-16 पे था, अब हम अपना डिस्कशन बेयर एक्ट पे शुरू करते हैं। बेयर एक्ट देखते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है और बेयर एक्ट की वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। उधर से फिर अपन नोट्स बनाएंगे। सेक्शन 15 के तो मैंने आपको बनवा दिए, सेक्शन 17-18 के छोटे मोटे नोट्स हैं वो मैं आपको बनवा देता हूँ, ठीक है। आ जाइए गाइस। हाँ तो गाइस चलिए अब आप अपने बेयर एक्ट पे आते हैं। आप सेक्शन 15 से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 14 तक अपन एकदम लास्ट अपन सेक्शन 14 करा, सेक्शन 14 तक अपन कवर कर चुके हैं। सेक्शन 15 से अपन अपनी नई कहानी लिखते हैं। चलिए क्या लिखा है? नेम, बस सीधी बात, नेम मतलब नेम ऑफ LLP के बारे में बात हो रही है। देखो अब इसमें क्या लिख रहा है, एवरी LLP, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बनेगी उसका शैल, मैंने आपको फिर बताया था शैल का मतलब है 100%, कोई भी चीज़ यूज़ हो रही हो 100% आपको मानना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। शैल हैव होंगे आइदर द वर्ड्स, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर छोटे में एक्रोनिम, मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख दो, क्या लिख दो? LLP एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। आपको नाम जो जहाँ का रखना है वो रखो, जैसे ABC सॉल्यूशंस। अगर आपको उसे LLP करना है तो ABC, अरे यार क्या हो गया ये, सॉरी 1 मिनट टेक्निकल एरर, टेक्नोलॉजी है ना, पता नहीं कब क्या कर जाए। हाँ तो क्या होगा, आपने जैसे खोला ABC सॉल्यूशंस, ये आपने एक LLP खोली तो आपको इसे लिखना होगा LLP, ABC सॉल्यूशंस LLP। सो मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी LLP खोलनी है तो आपको LLP वर्ड्स यानी LLP, या फिर आप लिख दो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वर्ड्स यूज़ करने होंगे। और ये क्यों करने होंगे आपको प्रैक्टिकल रीज़न बताया मैंने। आपको पता कैसे चलेगा? आप ये तो है नहीं कि सर्टिफिकेट हर जगह चिपकाते फिर हो जाके, बस LLP लिख दोगे तो आदमी समझ जाएगा LLP है। सेकंड क्या कहता है? नो LLP, मतलब कोई भी LLP शैल 100%, मतलब कोई भी LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी उस नेम से जो नेम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे, मतलब अपना व्यू रख दे कि वो नेम अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल का मैंने आपको लिखवाया था कि जैसे पोर्नोग्राफिक नेम टाइप हो गया, ऑब्सीन नेम हो गया जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब गंदा है सोसाइटी की नज़रों में। और दूसरा आइडेंटिकल, बहुत सेम कर रहा है, या रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना, इसको चाहे हिंदी में लिख दो आप मेल खाना, जैसे मेल खाते हैं ना, मतलब खाना वो, मतलब यार कैसे बताऊँ, मेल मैचिंग यार, बहुत रिजेंबल हो रहा है, मतलब बहुत मैचिंग हो रहा है, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना, समझ जाओगे एग्जाम्पल के साथ। तो टू नियरली रिजेंबल टू दैट ऑफ एनी अदर, कोई LLP के, कोई कंपनी के, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, जो किसी और व्यक्ति का है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी भी व्यक्ति का हो जो ट्रेडमार्क 1999 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो नोट्स में आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो फिर बात करते हैं हम सेक्शन 16 की।
रिजर्वेशन ऑफ नेम बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिजर्वेशन ऑफ नेम का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन का सिंपली बुकिंग मतलब होता है, आप इसके बेयर एक्ट के अंदर लिखो, रिजर्वेशन का सिंपली मतलब होता है बुकिंग। जैसे आप ट्रेन रिजर्वेशन करवाते हो, बस रिजर्वेशन करवाते हो। ट्रेन रिजर्वेशन आपने बहुत कॉमन वर्ड होगा जो आपने अपने फैमिली मेम्बर से भी सुना होगा। तो रिजर्वेशन का मतलब हो गया बुकिंग, बुकिंग करवाना किसी भी चीज़ का। तो अब अगर अपन, जैसे मैंने आपको सेक्शन 11 के अंदर, सेक्शन 11 अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, ये भरना पड़ता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर आप एलएलपी खोलोगे तो पहले आप अपने पार्टनर से बात करोगे, एक एलएलपी एग्रीमेंट बनवाओगे, फिर एक वकील से मिलोगे जो आपको एक स्टेटमेंट तैयार करके देगा, जो मैंने आपको बताया था मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, जो इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच करोगे, और फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भरोगे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करते करते आपको मिनिमम मान लो 1 से 2 महीने लग जाएगा, और कुछ भी नहीं लगे तो 14 दिन तो वो लेगा ही रजिस्ट्रार आपका, 14 दिन में तो बताएगा ना, तो 1 महीना तो आपको लगने ही लगने वाला है मिनिमम। अगर आपका जैसे मान लो कोई सपना है कि नहीं यार मैं इस नाम पे अपना बिजनेस शुरू करने चाहता हूँ, मैं ये मेरी मतलब मम्मी का नेम है या फिर मेरे दादाजी का नेम है, मतलब बहुत अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है इस नेम से, तो मैं इस नेम को ही यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो उस नेम को रिजर्व करवा सकते हो। रिजर्व क्यों? क्योंकि हमने ये इसमें पढ़ा था कि अगर कोई नेम आपकी किसी दूसरी एलएलपी या किसी कंपनी से मेल खाता हो तो आप उस नेम को यूज़ नहीं कर सकते। और बाई चांस अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब हुई कि आप जिस नेम को सोच रहे हो वो कोई दूसरा आदमी यूज़ कर ले, तो फिर क्या आप करवा पाओगे रजिस्टर? नहीं करवा पाओगे। तो सीधी सी बात है, रिजर्वेशन आपको करवाना होगा। अब रिजर्वेशन एक ऑप्शनल चीज़ है, मैंडेटरी नहीं है, मैंने आपको फिर बताया था। आप करवाओ तो आपकी इच्छा है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा नाम ही साला ऐसा कौन रखेगा तो छोड़ो, तो वो बात अलग हो जाती है। तो फिर एक ऑप्शनल चीज़ है, आप करवाओ तो अच्छा है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर रिस्क से आपको बचना है तो यही है कि रिजर्वेशन के लिए क्या बोला है, अ पर्सन मे मेरा होता है डिस्क्रिशनरी होता है। मे का मतलब होता है एक व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड होता है। मतलब आपने हर जगह देखा होगा शैल यूज़ था अभी जो ऊपर था, ठीक है, ऊपर अभी शैल यूज़ था, तो शैल का मतलब होता है 100%, या मतलब मानो चाहे ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा, कानून कहता है तो आपको मानना ही पड़ेगा। मे है आपकी इच्छा है, मानो चाहे ना मानो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स ऐसे मान लो। सो अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर आर एकम्पनीड बाय सच फी। एकम्पनीड मतलब साथ में, साथ में, एकम्पनीड का आप लिख लो चाहे हिंदी में साथ में। तो क्या साथ में कि पर्सन कर सकता है, एक फॉर्म दिया जाएगा उसमें जो बताया जाएगा मैनर उसमें कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ में आपको एक फ़ीस भी देनी पड़ेगी जो बताई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्ट्रार को। रिजर्वेशन किसके लिए? फॉर, क्या पर्पज़ है हमारा? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अ नेम, जो एप्लीकेशन के अंदर हमने लिखा है, जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे ना उसके अंदर हमने रिजर्वेशन लिया है, तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसके लिए हमें फॉर्म वो मानना पड़ेगा, मैनर, और जो फीस जो हमें बताई जाएगी वो हमें पे करनी होगी। तो आगे तो फिर क्या है? अच्छा, ये एप्लीकेशन किस लिए हो सकती है? नेम के लिए, नेम के लिए ही होगी, मैंने आपको बताया था नेम के लिए, जो आप हमारी एलएलपी खोलने जा रहे हैं उसका नेम, या फिर ये उस नेम के लिए भी हो सकती है। जैसे मान लो आपकी एलएलपी चल रही है एबीसी सोल्यूशन पे, अब आप चाहते हो उस एलएलपी का नेम चेंज करवाना XYZ, तो आप सोच रहे हो कि पहले मैं इसको रिजर्व करवा लूँ ताकि कोई इसे यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एक नोटिस फाइल करना होगा। सेक्शन 19 बता रहा है कि अगर आपका ओरिजिनल नेम है, अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हो तो आप कैसे चेंज करवाओगे, तो उसका भी एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कम से कम एक तरीके से 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है जो आपको लगेगा, 15 से 20 दिन आपका नेम चेंज करवाने में। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते उस चीज़ में भी, तो आप अपने जो नया नेम जो होगा ABC से आप XYZ करवा रहे हो, तो जो आप नया नेम ले रहे हो तो आप उसको भी चाहो तो मतलब एक मतलब एलएलपी पहले से चल रही है जिसका ओल्ड नेम आप न्यू नेम करना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो इसके तहत, ठीक है। तो दोनों का रिजर्वेशन करवा सकते हो, या तो नई एलएलपी खोलने जा रहे हो, नई एलएलपी खोलने जा रहे हो तो उसका नेम, या जो ओल्ड एलएलपी है उसका न्यू नेम अगर देना चाह रहे हो, पहले से कोई नेम है उसे बदलवाना चाहते हो तो उसका भी रिजर्वेशन आप करवा सकते हो। ये सीधी सी बात हमारा कहता है। सॉरी, हाँ, अच्छा, फिर क्या है? अपॉन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब 16 क्लॉज 1, ये आगे बात समझ में आपको पहले, हाँ, द नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। तो अपॉन जैसे रिसीप्ट करेगा, मतलब एप्लीकेशन रिसीव होगी सबसेक्शन 1 के अंदर जो, और पेमेंट जब रिसीव हो जाएगा रजिस्ट्रार द्वारा, रजिस्ट्रार जब उसको कर लेगा, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है कि भैया इस बंदे ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स को माना है, सारे रूल्स को माना है और सब कुछ करा है, और जो नेम है जो रिजर्व ये करवाना चाह रहा है वो नेम ऐसा है जो सेक्शन 15 क्लॉज 2 द्वारा रिजेक्ट नहीं है, मेन मे विच नॉट वन, ये वो नहीं है जिसे आप रिजेक्ट करवाओ ऑन एनी ग्राउंड जो आपका सेक्शन 15 क्लॉज 2 के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है इसको आप याद करो फिर से, नोट्स में देखो। एक तो अनडिजायरेबल है,
कि मतलब पोर्नोग्राफिक टाइप नेम है वो, और दूसरा क्या है, अगर ये सिमिलर आ रहा है किसी भी फर्म से, किसी भी कंपनी से, किसी भी ट्रेडमार्क से अगर सिमिलर आ रहा है तो वो नेम आप नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड हो गया कि भाई साहब बंदे ने एप्लीकेशन सही करी है, पेमेंट सही करा है, जो सारे रूल्स बताए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सारे मान लिए हैं, और जो नेम रिजर्व करवाना चाह रहा है ना, सेक्शन 15 क्लॉज 2 के अंदर वो बिल्कुल भी बिल्कुल के अकॉर्डिंग वैलिड है, मतलब रिजेक्ट नहीं करा है, वैलिड है वो सेक्शन 15 के हिसाब से वैलिड है, तो वो व्यक्ति, तो रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम, वो क्या कर सकता है, रिजर्व। अब यूज डिस्क्रिशनरी पे अगर वो कुछ चाहे तो अभी भी अड़ंगा अटका सकता है, सेटिस्फाइड होने के बाद भी वो मतलब फिर क्या करेगा, रिजर्व कर सकता है, नेम को रिजर्व कर सकता है 3 मंथ के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, अब इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार ने इंटीमेशन मतलब रजिस्ट्रार ने आपसे कह दिया कि हाँ भाई ला तेरा नेम रिजर्व हो गया। तो जैसे मान लो रजिस्ट्रार को आपने एप्लीकेशन दी, अब उसने 1 जनवरी को बोला, 1 जनवरी को बोला कि हाँ जा तेरा नेम रिजर्व हो गया। तो अब 1 जनवरी से लेके 3 महीने लगा लो, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के बाद 1 अप्रैल तक अब आपका नेम रिजर्व हो गया। अब आप 1 अप्रैल तक जो आपको 3 महीने का पीरियड मिला है, अब आप इसके अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन वगैरह इसका सब काम धाम निपटा लो, ताकि फिर वो नेम आपको एच अलॉट हो जाए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो नेम आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा और फिर काम फिर से शुरू करो। ठीक है, तो आप लिखो इसके अंदर सेक्शन 16 हेडिंग डाल के लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, थोड़ा जल्दी बोलूँगा आप देख लेना, थोड़ा सा मतलब आगे पीछे कर लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, a person can reserve the name of proposed LLP or a new name of its existing LLP, of its existing LLP। अब तो बस अभी तो देख लेना आप। और सेक्शन 16 क्लॉज 2 अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, उसमें लिखा सेक्शन 16 क्लॉज 1, अब उसमें लिखना सेक्शन 16 क्लॉज 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 क्लॉज 2, ऐसे लिखना सेक्शन 16 क्लॉज 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 क्लॉज 2, if the registrar is satisfied is satisfied that the application made under section 16 clause 1 is followed by all the rules of central government and the name which is to be reserved जो रिजर्व होना है, which is to be reserved is perfectly valid under section 15 then the registrar can reserve that name for period of 3 months and in 3 months the person has to complete all the formalities in making the LLP मतलब वो सब पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा अब सेक्शन 17 की बात करते हैं। सेक्शन 17 क्या कह रहा है, रेक्टिफिकेशन। मैंने आपको फिर बताया था रेक्टिफिकेशन का मतलब है नेम को ठीक करना। अब नेम को ठीक कैसे करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि भैया अपना नाम सही कर, तो तुझे सही करना पड़ेगा। LLP को कह दिया नाम सही कर तो तुझे करना ही पड़ेगा। सेक्शन 15-16 क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 कहता है कि नाम ये हो ना हो, 16 ये कहता है रिजर्व करवाओ, कुछ भी नहीं है। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, या तो मिस्टेक से, गलती से, या जानबूझकर, जो भी हो, मतलब हमें कुछ नहीं पता ना, हमें 15-16 का मतलब ना कुछ भी है, बस हम ये इतना मत जानते हैं कि जो LLP है, या तो पहली जो नई LLP बन रही है उसका नेम, या जो पुरानी LLP है उसका जो न्यू नेम, जो आइडेंटिकल है या दूसरे से बिल्कुल मैच खाता है, किससे, किसी भी LLP या कंपनी से या किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। मतलब अब चाहे गलती से हुआ हो, चाहे जानबूझ के हुआ हो, किसी की भी गलती रही हो, 15-16 कुछ भी हो कि भैया 15 की वजह से करा, 16 की वजह से, कुछ भी हो, अगर कोई भी नेम जो अब LLP को अलॉट हो चुका है,
जो नया नेम है, जो पहली बार बन रही है एलएलपी उसका नया नेम, या जो पुरानी एलएलपी जिसका नया नाम उसे मिला है, जो आइडेंटिकल है मतलब सेम है, मेल खाता है बिस्लेरी से बायलेसरी कर रहा है, या मतलब जो भी मेल खा रहा है किसी भी दूसरी कंपनी से एलएलपी से या फिर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी कर सकती है उस एलएलपी को कि भैया अपना नाम पलट, और तुझे ये नाम 3 महीने के अंदर पलटना होगा। मतलब आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को ऑर्डर दे दिया कि अपना नाम पलट, तो तुझे 1 अप्रैल के भीतर, 1 अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल तक, मतलब जो 3 महीने तुझे मिले इसके अंदर तुझे अपना नाम चेंज करना ही होगा। तो एक बात बताओ मुझे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को सपने आ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को सपने में पता चला कि भैया जो हमने नाम इसे अलॉट किया था वो तो आइडेंटिकल निकला? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले पता होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट ही क्यों करती? तो सपने तो आ नहीं रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन कह रहा है, एक एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी। देखो क्या लिख रहा है, देखो मिस्टेक ऑन फॉर इट, मिस्टेक हो गई या कैसे भी हुआ हो, बस एक नाम आ गया है जो किसी दूसरी कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच खाता है, तो एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी, और देखो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एप्लीकेशन उस एलएलपी की या कोई भी प्रॉपराइटर जो ट्रेडमार्क है जिसका, जो क्लॉज ए और बी के अंदर बता रखा है, या कंपनी है तो उसकी एप्लीकेशन। अब देखो क्या है, मैं आपको इसका कहानी बताऊं। सपोज करो कोई एलएलपी है जिसको ये नहीं पता कि उस जो वो नाम लेने जा रहा है उसके नाम की कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पूरी कॉमन सी बात है, पूरा भारत है उसके अंदर। हो सकता है आज आप राजस्थान में कोई एलएलपी खोलने जा रहे हो, तो कोई हो सकता है कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु में कोई किसी एलएलपी हो जो उस नाम से पहले चल रही हो, तो आपको क्या पता। तो छोटी मोटे होते हैं, मतलब नॉर्मल है ये, तो इतना कोई फेमस तो है नहीं नेम। तो अब मान लो बाई चांस ही आ गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना कितना मैच करेगी, इतना काम थोड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हर एक कंपनी का नाम मैच करेगी, करते हैं। अब आपने कर दिया, ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है, उसे नहीं तो सब बढ़िया चलता रहेगा। सपोज करो तमिलनाडु वाले को पता चल गया कि यार राजस्थान में जो नई एलएलपी खुली है वो तो मेरा नाम यूज़ कर रही है, उसने क्या करी, फिर क्या करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी हरकत में नहीं आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब ये बोलना कि सर रजिस्ट्रार के पास करेगा, क्या करेगा, इसका प्रोसीजर हमें नहीं बताया है, वो उसे हमारा मैटर भी नहीं करता। बस क्या है कि वो व्यक्ति जो है जिसका नाम यूज हो रहा है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जी, कि मोदी जी, कि अंकल जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उससे बोलेगा कि भैया हमारा नाम यूज़ हो रहा है कोई एलएलपी द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस एलएलपी को जो यूज़ कर रही है, जैसे खुद भी नहीं पता, सब अनजान है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि देखो अनडिजायरेबल नेम है, जैसे पोर्नोग्राफिक वगैरह नेम है जो मैंने आपको बताया, जो सोसाइटी का गलत नेम है, तो वो तो आपने कंपनी के अंदर फीड कर दिया, कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया कि भैया इस तरह का नेम तो तुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो वो तो कंप्यूटर करेगा ही नहीं। बट अब इतनी कंपनियों का है तो कहीं ना कहीं अगर झोलमाल हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा 3 महीने के अंदर तुझे चेंज कर दे, तो वो कर देगा, तो फिर उसे करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, अब इसका प्रोवाइजो देखना बड़ा कमाल का है, मज़ा आ जाएगा सुन के आपको। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड क्या, सपोज करो आज मैंने एलएलपी अपनी खोल ली, और मान लो तमिलनाडु में एक आदमी बैठा है जिसका नाम सेम है, और मैंने भी राजस्थान में अपनी एलएलपी डाल ली, और मुझे नहीं पता कि एक ऐसी एलएलपी तमिलनाडु में एग्जिस्ट करती है, और मैं अपना बढ़िया अपना काम धंधा कर रहा हूँ, ठीक है, काम धंधा मेरा बढ़िया चल रहा है। आज मेरी एलएलपी को बने हुए 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 10 ईयर्स मेरे चले गए। अब 10 साल में मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन है राजस्थान के अंदर, मेरा नाम चलता है कि भैया फलाने की एलएलपी है तो बहुत बढ़िया एलएलपी है, एबीसी सॉल्यूशंस की एलएलपी है तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, मतलब एक रेपुटेशन हो गई मेरे नाम की कि मेरे नाम से अब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत सारा पैसा उठता है, इन्वेस्टर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 10 साल बाद तमिलनाडु वाला जाके यार, 10 साल बाद मुझे पता चले यार मेरा नाम एक आदमी राजस्थान में यूज़ कर रहा है, मतलब सिमिलर हो रहा है नाम। अब आगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करे कि भैया देख लो मेरा नाम है ये है, तो एक बात बताओ, अब कितना इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? मैं 10 साल से जो इतना मैंने ब्रांड में रेपुटेशन कमा ली, ये कर ली, तो मेरे संग गलत नहीं हो जाएगा भैया कि मैंने इतना सब करा और सब गलत हो गया, मेरा नाम छिन गया? तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रोवाइजो बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि दैट एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मैंने बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करी जाएगी कि देखो हमारा सेम नेम यूज़ हो रहा है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश जारी करेगा। तो जो एप्लीकेशन प्रॉपराइटर बनाएगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, तो वो तभी मेंटेनेबल होगी, मतलब जो व्यक्ति है वो केवल और केवल तभी फाइल कर सकता है। कितना टाइम पीरियड दिया है? 3 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया है। इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो नेम रिजर्व करवाना है, 3 महीने रिजर्व होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगी नाम पलट, तो वो 3 महीने के अंदर आपको चेंज करना होगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन लगाने वाला कौन है? एप्लीकेशन मैं आपको बताया था जिसका नाम यूज़ हो रहा है, चाहे वो एलएलपी हो, कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, तो वो कितने टाइम में एप्लीकेशन लगा सकता है? 3 साल में एप्लीकेशन लगा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब मन कर 10 साल 20 साल बाद जाके एप्लीकेशन लगा रहा है। जब मान लो आज 1 जनवरी, ये मतलब 1 जनवरी 2024 को एलएलपी मेरी बन गई, तो अब अगर मान लो मैं गलती से किसी का नाम यूज़ कर भी रहा हूँ,
तो जिसका नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे 2027 तक, मतलब 3 साल के भीतर भीतर 2027 तक उसे एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करनी होगी। अगर एक बार 3 साल निकल गए तो मेरा नाम मेरा ही रहेगा, फिर वो कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। उसकी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फेंक देगी कि तू क्या सो रहा था क्या इतने साल तक, जो तुझे इतने साल बाद जा रहा है। तो उसके बाद 3 ईयर्स का टाइम पीरियड उसे दिया गया है ताकि वो करे। अब इसको एक बार फिर समझो। सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर आप कुछ भी हुआ हो, गलती से, नई गलती से, जानबूझकर, कैसे भी हुआ हो, अगर आपको कोई ऐसा नेम मिलता है, अलॉट हुआ है जो किसी दूसरी एलएलपी से, किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मैच खाता है, मतलब आपका बहुत नाम मैच खा रहा है, तो अगर वो व्यक्ति जिसका नाम मैच खाया है, जिसका नाम यूज़ हो रहा है, अगर उस व्यक्ति कोई एप्लीकेशन लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन के आधार पर आपसे ये कह सकती है कि भैया अपना नाम पलट, अपना नाम पलट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऑर्डर के 3 महीने के भीतर भीतर, ऑर्डर आज 1 जनवरी को आ गया तो मुझे 1 अप्रैल तक के भीतर भीतर मुझे अपना नाम चेंज करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन लगाने की क्या बताइए कि जिसका नाम गलत यूज़ हो रहा है, जिसका नाम गलती से यूज़ हो रहा है, जिसका भी नाम है जो सेम कह रहा है कि मेरा नाम तुम यूज़ कर रहे हो, तो उसके पास 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है जब तक वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई साहब देखो वो मेरा नाम यूज़ कर रहा है तो उसे चेंज करो। तो उसके बाद 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। मतलब अगर मेरी एलएलपी 2024 में बनी है तो उसके बाद 2027 तक का टाइम है कि वो मेरी एलएलपी के खिलाफ कह सकता है कि मेरा नाम यूज कर रहे हैं। और अगर एक बार 3 साल निकल गए तो भैया बट तू भी कुछ नहीं कर सकता, आप दोनों एक ही नाम पे काम करो, क्योंकि भैया मेरी भी तो ब्रांड रेपुटेशन बन गई है इतने साल में। ये बात है। ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 17 के अंदर ये बोला गया है, अब बहुत छोटी सी बात है कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नाम पलट, और मैंने नाम पलट दिया 3 महीने के अंदर अंदर जो मुझे टाइम पीरियड है। अब एलएलपी ने अपना जो नाम बदला है या नया नाम लिया है, जो पुराना नाम था उसको पलट के नया नाम लिया है सबसेक्शन 1 में, तो उस अब एलएलपी को, जैसे अब एलएलपी ने नाम पलट दिया, तो अब उस एलएलपी को 15 दिनों के अंदर अंदर इसके टाइम पीरियड में, आपको एक बात, आपको सलाह मैंने आपको पहले भी दी और फिर कह रहा हूँ, आप एक टेबल लीजिए और एक टेबल के अंदर लिखिए कि फॉर वॉट और इधर लिखिए टाइम पीरियड, मतलब किसके लिए कितना टाइम, किसके लिए कितना टाइम, अभी अभी बनाते चलिए सेक्शन के साथ साथ अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे, ताकि आपको आगे जाके याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे एक्ट के अंदर टाइम लिमिट बहुत ऐड करी है, बहुत ऐड करी है। देखो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको, जब पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा, नहीं मिल पाता है तो आपको ये काम अभी करते रहो संग में, ठीक है ना, मैं नोट्स तो बनवा ही रहा हूँ। ठीक है। तो अगर 15 डेज के अंदर उस चेंज के, तो मतलब क्या है, अगर कोई एलएलपी अपना नाम बदलती है, कोई नया नाम लेती है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो उस एलएलपी को 15 दिन के भीतर भीतर, जो मतलब आज आपने नेम चेंज कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी, 15 दिन के भीतर भीतर उस चेंज से नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को, और वो ऑर्डर आपको चिपका के भेजना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, who shall carry out necessary changes certificate incorporation within 30 days of such change in certificate of such LLP shall change its name in LLP agreement। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, आपने नाम बदल लिया, आपने नाम बदलने के बाद आपने एलएलपी का नेम चेंज कर लिया कि भैया अब हमारा नेम ये आ गया, जो हमें अब ये हम रखेंगे अपना नेम, तो आपको अपनी एलएलपी के नोटिस का जो चेंज है कि भैया हमने नोटिस चेंज कर लिया है, तो उसका नोटिस आपको रजिस्ट्रार साहब के सामने 15 दिन के भीतर भीतर देना होगा। अगर आज आपने आज चेंज कर लिया तो आज से 15 दिन के भीतर भीतर आपको वो नोट भेजना होगा रजिस्ट्रार साहब के पास कि हमने अपना नोटिस चेंज, अपना नेम चेंज कर लिया है, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था नेम चेंज करने, नाम पलट, उसको भी आपको अटैच करके देना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर वो रजिस्टर साहब क्या करेंगे, आपका जो नेम चेंज होगा, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, एक रिवाइज्ड सर्टिफिकेट फिर से बना के देंगे जिसके अंदर आपका नेम को चेंज करके वो आपको पकड़ा देंगे। वो नेम आपके पास आ गया। अब आपके पास जो सर्टिफिकेट में नेम आया है, अब आपको जो जैसे आज मिल गया, मान लो मुझे आज मुझे मिल गया, तो अब मेरे पास 1 महीने का टाइम है कि जो मेरा एलएलपी अग्रीमेंट है, मैं उसके अंदर वकील के पास जाऊँ और बोलूँ कि भाई साहब देखो पहले हमने इस नाम से बनाया था कि नहीं बनाया था, अब इसको ये वाला नाम आप पलट दो, क्योंकि अभी एलएलपी अग्रीमेंट है तो अब इसको तो पलट दो ताकि इसकी वैलिडिटी हो, नहीं तो वो एलएलपी एग्रीमेंट की वैलिडिटी 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, आपने 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज किया, उसके बाद जिस दिन आपने नाम चेंज किया तो उससे आपको 15 दिन का समय है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रार साहब के पास नोटिस पहुंचाना है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया था और हमने ये चेंज कर दिया है, और उसे बताने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की एक कॉपी आपको लगा के रजिस्ट्रार साहब के पास भेजनी होगी। रजिस्ट्रार साहब जब भेजेंगे तो आपके काम का क्या करेंगे, आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भीतर आपको अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर वकील साहिबा या वकील साहब के पास जाके आपको अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर वो चेंज करवाना होगा, क्योंकि अगर आपके नहीं करवाते हो तो आपके एलएलपी एग्रीमेंट की थोड़ी वैल्यू में हो सकता है कटाक्ष पड़ जाए, थोड़े कम हो जाए। आई बात समझ में। अब सेक्शन 3 जो है आपके संग गेम खेल जाएगा। क्या कर जाएगा, गेम खेल जाएगा। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे बोला नाम पलट, और आपने 3 महीने जो आपको मिले थे नाम पलटने के, आपने नहीं पलटा, फिर उसकी सज़ा क्या होगी, नाम नहीं पलटा तो उसकी सज़ा कुछ नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नया नाम अपने आप ही अलॉट करके दे देगा, डिफ़ॉल्ट नेम।
बस सीधी सी बात ये है। अब आप बोलोगे सर तो ये तो बढ़िया ही है ना, इससे बढ़िया तो ये है नहीं, माथापच्ची से बचने के लिए तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नाम पलट, आप पलटो ही मत। 3 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही आपको पलट के एक नया नाम दे देगी। अब क्या है, अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है डिफ़ॉल्ट करती है क्या मानने में कोई भी डायरेक्शन जो सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, इसको आप लिखना, कंप्लाइंग को लिखना मानना, मानने में सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% अगर नहीं माना 3 महीने के अंदर अपने आप ही एक अलॉट करेगी न्यू नेम उस एलएलपी को उस मैनर के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और रजिस्ट्रार, और जब वो कर देगी तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस भी नहीं भेजना, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपने आप करा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रार को आदेश देगी कि भैया इसका नाम पलट, नाम तू पलट रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार अपने आप ही एक नया नाम डाल देगा आपके रजिस्टर के अंदर एलएलपी का ओल्ड नेम की जगह, या फिर अगर नई एलएलपी की बात है तो नया सर्टिफिकेट ऑफ मतलब जो पुराना नेम है उसको बदल के नया नाम डाल देगा और इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यूज़ करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो चेंजिंग वेंजिंग की जो चीज़ें हैं ना सब चेंज होगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब किसी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो एक व्यक्ति को रोके एलएलपी को, सब इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 16। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट नया नेम अलॉट कर दिया, सपोज करो अलॉट कर दिया, अब व्यक्ति खुश नहीं है उस नेम से, वो सोचे कि यार मैं इस नेम को फिर पलटवाना चाहता हूँ, मैं तो अपने मन से वही वाला नेम रखूँगा। होते हैं कई सन की होते हैं, तो अब नहीं है मतलब अच्छे होते हैं सन की, क्या बोले मतलब, हाँ तुम्हारी इच्छा है, चॉइस है, सॉरी नहीं बोलना चाहिए। तो जो है सेक्शन 16 में, तो वो व्यक्ति चाहे तो फिर से सेक्शन 16 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो उस पर कोई भी बात नहीं है। ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है। देखो उसके क्या नोट्स लिखोगे, सारा प्रोसीजरल है। और अगर आपने बेयर एक्ट के अंदर हिंदी के अंदर भी अगर थोड़ा थोड़ा बना के लिख रहे हो जिसका आप मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी सफिशिएंट है। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, बेयर एक्ट पढ़ लेना, आ जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। मैंने खुद ने भी इसके नोट्स नहीं बनाए, 2-3 बार पढ़ा, मेरे दिमाग में बैठ गई बात। ठीक है, तो क्या है, देखो शुरू से बोलते हैं। अगर सपोज करो, मैं आपको फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको सुन लो एक बार दिमाग से, आँख बंद करके सुन लो। देखो आपने कोई भी नेम अलॉट कर लिया, जो चाहे मिस्टेक से हो, गलती से हो, जानबूझ के हो, कैसे भी हो, जो नेम अनडिजायरेबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही ऐसे नेम को कभी अलॉट करेगी नहीं। अगर कोई ऐसा नेम है जो किसी भी कंपनी से, एलएलपी से, या फिर किसी भी कंपनी से, किसी भी एलएलपी से, या फिर किसी भी ट्रेडमार्क से अगर मेल खाता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस जिस व्यक्ति का नेम यूज़ हो रहा है वो एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दायर करता है कि मेरा नाम यूज़ हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन के आधार पर आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगी कि भैया 3 महीने के अंदर अंदर तो उस नाम को पलट। अगर आप इस नाम को पलट देते हो, वो एप्लीकेशन फाइल करेगी, और जो फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, उसके पास भी 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है कि वो फाइल करे। ऐसा नहीं कि 10-20 साल बाद जब उसका मुंह उठाए, जब वो मुंह उठा के फाइल कर दे। 3 साल का टाइम होता है जब से एलएलपी बनी है उसके अपने नाम की एप्लीकेशन लगाने की, भैया मेरा नाम यूज हो रहा है, आप पलटवाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगी तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस नाम को पलटना है। अगर आप उसको नाम को 3 महीने के अंदर पलट देते हो, तो पलटने के 15 दिन के भीतर पलट दिया आपने, पलट दिया 15 दिन, अब उसके पलटने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार साहब को एक नोटिस देना है कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे बोला था तो हमने एक नेम पलट दिया है। और जब आप वो नोटिस दोगे तो आपको साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था, लिखित में आता है ऑर्डर, या फिर मेल होगा तो पीडीएफ निकाल लेना, तो उस ऑर्डर को अटैच करके देना है कि देख लो भैया हमने नाम पलटा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है। और जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो आपको उस नाम के हिसाब से नया सर्टिफिकेट ऑफ रिवाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर से बना के देंगे, और आपको वो सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपको अपने वकील के पास जाना है और कहना है कि जो हमारा एलएलपी एग्रीमेंट जो हमने बनाया है उसके अंदर इस नाम को चेंज करके और तुम ये कर दो। ठीक है, अगर एलएलपी जो है वो, अब सेक्शन 3 कहता है अगर एलएलपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही एक नया नेम अलॉट कर देगी, और रजिस्ट्रार से खुद कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया इसका जो एक नया नाम बना और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना दे, या तो जो पुराना नेम है उसे हटा के और एक फ्रेश सर्टिफिकेट बना दे जो अब एलएलपी यूज़ करेगी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अलॉट होने के बाद सोचता है भैया मुझे तो मज़ा नहीं आया नेम में, मैं फिर से एक नया नेम लेना चाहता हूँ, तो वो चाहे तो आराम से सेक्शन 16 के अंदर फिर से एक नई एप्लीकेशन फाइल करके प्रोसीजर को फिर से दोहरा सकता है। उसमें कोई भी बार डेट नहीं करा गया, उसको कोई बार नहीं हुआ है। और ये मैंने आपको पूरा समझाया। अब मैं आप एक बार इसको फिर देखना वीडियो को, नहीं आया समझ में बार बार देखना जब तक समझ नहीं आए। और कोई भी डाउट हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ गाइस, अगर कोई भी डाउट हो बस आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, जितनी लिमिटेशंस हैं हम उस लिमिटेशन में बंधे हुए हैं। अभी हो सकता है कि हम आपके सामने बैठ के आपके एक डाउट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं,
एकदम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये वीडियोज़ में कह सकता हूँ आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप एक दिमाग देते हैं इन वीडियोज़ में, तो आपको LLP अगर आप मेरी लेक्चर से पढ़ोगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और टीचर के नोट्स, किसी मतलब कुछ भी नहीं, बस अपने नोट्स बनाओ, बेयरक्ट पकड़ो और मेरे लेक्चर सुन लो ये वाले, तो हो जाएगी। मतलब मैंने बिल्कुल आपको बेयरक्ट टू बेयरक्ट पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड। मैं घमंड वाली बात नहीं है, या फिर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं इतना सा कह रहा हूँ कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड करा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इवन, आराम से, ठीक है। तो अब आप एकदम निश्चिंत रहो उस पे से और करो। अब मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, तो बहुत छोटे सेक्शन रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम सेक्शन 18 बताया था, सेक्शन 18 का कुछ था पहले जो था, उसे ओमिट मतलब हटा दिया गया है। LLP का एक अमेंडमेंट आया था 2021 का, जिसके अंदर सेक्शन 18 को हटा दिया गया है। अच्छा, अब चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम मैंने आपको बताया था। अब मान लो तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है ना, तुम्हारा कुछ फर्जी नाम आया ना कुछ आया, बस अब तुम बैठे बैठे सोच रहे हो यार, अरे यार भाई साहब बहुत टाइम हो गया नेम यूज़ करते करते, चलो कुछ खराबात करी जाए। अपने आप अपने मन से ही सोच रहे हो, अपने मन से, बिल्कुल तुम्हारा मन है, चाहे इसके ऊपर तुम बना के लिख लो भैया मन है, मन है हमें नेम चेंज करना है, हमारा मन है हमें नेम चेंज करना है। तो क्या है, कोई भी LLP चाहे तो अपनी इच्छा से जब उसका मन करे चेंज कर सकती है उसका रजिस्टर्ड नेम रजिस्टर, जो उसका नेम रजिस्टर है, जो रजिस्ट्रार के पास कह के कि भैया कि हम अपना चेंज करना है, एक नोटिस फाइल कर देगी और पेमेंट हो जाएगा फीस का जो उसे बताया जाएगा, उस हिसाब से वो कर सकती है। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट बताई नहीं गई है, बस आप नोटिस भेज देना रजिस्ट्रार साहब को चेंज करने के बाद, और अपनी इच्छा है तो अपने LLP एग्रीमेंट में जब मन करे तब करवाओ, जो करना है करो नाम के साथ अपने। सेक्शन 19 ही कहता है, सीधी सी बात है, बस अपना कोई फर्जी नाम है, सब सही है, सब बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 20 क्या कहता है, मान लो, अब इसके अंदर देखो ये सेक्शन किसी अन्य व्यक्ति पे लागू होता है। अन्य व्यक्ति भी कैसे, जैसे मान लो आज मैं हूँ, ठीक है, आज मैं अपनी किराने की दुकान खोल के रखा हूँ, मैं सोचता हूँ यार LLP बहुत लोग यूज़ लगाते हैं तो उनका धंधा बहुत बढ़ गया है, तो मैं ना कुछ रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ ना कुछ भी नहीं करवाता, बस अपने नाम के आगे लिख देता हूँ मेरी ABC जनरल स्टोर LLP, बस अपने मन से कुछ भी नहीं करा मैंने, बस LLP लिख दिया। सो नाउ टेल मी, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है यार। तो फिर क्या कहते हैं, तो यार फिर ऐसा तो तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, LLP कर कर बता के। तो फिर क्या है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी एक या एक से ज़्यादा आदमी बिजनेस को कैरी करता है किसी भी नेम में, किसी भी टाइटल में, और ये लिख देता है कि भैया LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा करता है, कुछ भी ऐसा छोटा करता है, बड़ा करता है, मतलब कुछ भी नाम को घोर मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब नेम को छोटा कर देता है, ये नेम के अंदर कुछ ऐसा लिख देता है ताकि ये जाहिर हो कि उसके लार्ज कि वो LLP है, मतलब कुछ भी ऐसा शो करना कि भैया हम LLP हैं, या LLP लिख देना, कुछ भी ऐसा करना कि हम LLP हैं, तो वो व्यक्ति या वो सारे के सारे व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा मिले हुए हैं, शैल 100% पनिशेबल होंगे फाइन से। केवल फाइन उन पर लगाया जाएगा जो 50,000 से लेके 5 लाख तक होगा, जो देखा जाएगा कि आपने कितने लोगों को ठगा है उस चक्कर में, कितने से करा है, ठीक है। और कहला अनलेस ड्यूरी इनकॉर्पोरेटेड एज LLP, मतलब ये है कि या तो आप LLP बन गए हो तो भैया आप आराम से यूज़ करो, बट जब तक आप LLP नहीं बने हो, मतलब जैसे होता है ना कि अब आप LLP भी नहीं बने, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और अब आप LLP लगा यूज़ कर दिया, तो भी क्या है कि जब तक कि ना आप LLP बन गए हो, मतलब आप जब तक LLP नहीं बन गए हो, जब तक आप उस नेम को यूज़ नहीं कर सकते। आप LLP नहीं हो तो आप नेम को यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन कोर्ट आप पे लगा देगी, और वो फाइन जो होगा वो आपके देखा जाएगा कि आपने कितना नुकसान करा है नहीं करा, वो उससे कोर्ट डिस्क्रिप्शन पे होगा। लास्ट सेक्शन है, बहुत इजी सेक्शन है, बहुत छोटा सा है, अनइम्पोर्टेंट कह लो पर इम्पोर्टेंट ही समझो सारी तरीके से। पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लायबिलिटी। अब हर एक लिमिटेड लायबिलिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो 100%, मैंने आपको फिर बताया था जो शेयर होता है वो आपका 100% होता है। तो एक मिनट, क्या हो जाता है टेक्नोलॉजी का, हाँ, 100% उसे इंश्योर करना होगा कि जो उसकी इन्वॉइस क्या होता है, मान लो आज LLP ने माल मंगवाया, मैंने 50 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 50 लाख की जो सबूत है कि 50 लाख की जो रसीद है वो उसे बोलते हैं इन्वॉइस। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, मैं ऑफिशियली कुछ भी लिख के दे रहा हूँ, लेटर पैड वगैरह हो गए वो सारे के सारे। और पब्लिकेशन कैसे, LLP ने जैसे मैंने कोई पंपलेट निकाली मैंने, या मैंने कुछ भी प्रचार प्रसार किया, मैगजीन वगैरह कुछ भी मैंने करी, पहले करते थे, तो अगर कुछ भी पब्लिकेशन करी तो उसके ऊपर ये सब आएगा, क्या आएगा, LLP का नेम, LLP का एड्रेस, LLP का रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, और एक स्टेटमेंट कि भैया हम लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्टर्ड हैं। ये ऐसा बताया गया है कि अगर आप कुछ भी एडवर्टाइज कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो आपको बताना होगा कि भैया हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के आदमी हैं और हमारा ऑफिस ये है, नाम ये है, और हम
रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ताकि वो आदमी चेक कर ले आराम से डाल के, अगर वो संतुष्ट होता है, और कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर है। अब देखो इसका मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी एलएलपी को 50 लाख का लोन देते हो और एलएलपी के खुद के पास 20 लाख रुपए हैं, तो आप 30 लाख रुपए उसके पार्टनर से नहीं मांग सकते हो। तो ये बताया गया कि स्टेटमेंट अगर आप लिख दोगे ना कि भैया हम तो लिमिटेड लाइबिलिटी ही है हमारी, तो अगर व्यक्ति मान लो कोई लोन दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो सतर्क हो जाएगा कि भैया अगर मैं कल को मेरा पैसा डूब गया तो मैं इनके मालिक से तो ले नहीं सकता, और एलएलपी के पास तो केवल 20 लाख रुपए का फंड है, तो वो उस हिसाब से लोन देगा। तो मतलब आपको बात लिखनी होगी कि भैया हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में और ये करना होगा। और अगर आप ये सब नहीं करते हो, अगर आप कोई भी एलएलपी कंट्रावीन मतलब उल्लंघन, इसको आप ऐसे हिंदी में लिख लो अगर आपको नहीं आया समझ में, उल्लंघन उल्लंघन अगर आप कोई उल्लंघन करते हो सेक्शन 21 का, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 21 का, तो एलएलपी 100% लाइबल होगी। किसके लिए लाइबल होगी? 10,000 की पेनल्टी है, मतलब 10,000 की उस पर 10,000 की वो ठोक देंगे, बस सीधी सी बात है। तो गाइस देखो 15 के नोट्स लिखवा दिए मैंने आपको, 16 के लिखवा दिए, और 17 के मैंने आपको बताया था कि 17 बस थ्योरेटिकल है और उसके अंदर मैंने आपको मार्क करवाया था, तो वो आप देख लो। 19 बस ये है कि एनी पर्सन, मैं बोल देता हूँ, एनी एलएलपी कैन चेंज इट्स नेम बाय फाइलिंग अ नोटिस टू रजिस्ट्रार, ठीक है। और सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 बस ये कहता है आपसे कि भैया अगर आपने फर्जी नाम यूज करा तो आप पे केस वेस हो जाएगा और आप पे 50,000 से लेकर 5 लाख का जुर्माना लग जाएगा, और फर्जी काम नहीं कर सकते ये। और पब्लिकेशन ये है कि आपको अपने ऑफिशियल इनवॉइस पे, मतलब अगर आप कोई पेमेंट वगैरह करते हो उसकी रिसीप्ट पर, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस लेटर पैड वगैरह होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो जिसमें पर्ची लिख के देता है, उसको डॉक्टर की डिटेल वगैरह नहीं लिखी रहती, तो ऐसे एलएलपी का कुछ हो गया। या फिर पब्लिकेशन कैसा, कोई पंपलेट छपवाया आपने, या आपने कुछ भी पब्लिकेशन किया, मतलब इसके अंदर कैसा भी फिजिकल मॉरल जैसा भी आपने करा, मैं फिजिकल मतलब कैसे ये एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करा, सब पे आपको बताना होगा कि हम एक रजिस्टर्ड एलएलपी हैं, हमारा नेम ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है वो ये है, और एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि भैया हम इस लिमिटेड लाइबिलिटी हैं, ताकि कोई आदमी सतर्क हो जाए आपको लोन देते वक्त और समझ जाए सब। और एलएलपी अगर इस सेक्शन को नहीं मानती है, सेक्शन 21 क्लॉज 1 को नहीं मानती है, तो एलएलपी के ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी? 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी, बस सीधी सी बात ये है। तो उसमें क्या लिखवाने का? 15, 16, 16 इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको लिखवा दिए उसके नोट्स। 17 जो है आप उसमें देख लेना, अपने हिसाब से मार्क कर लेना, प्रोसीजरल है। और 19 में तो मैंने आपको बोल दिया अभी, और 20 वाला जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, मतलब क्या लिखोगे उसमें कि वो है, बीएड से पढ़ने से समझ आ जाएगा, सही बात बताऊँ तो बीएड से पढ़ने में समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हम हमारा पार्ट 10 आज कंप्लीट हो गया आज हम। और इस बात पे चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हमने 10 वीडियोस इस पर हमने बना ली हैं। अब हम अपनी 11th वीडियो शुरू करेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर 4 होगा, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। ये अगर कहाँ तक जाएगा? 22 से लेके ये आपका जाएगा 25 तक। हाँ बहुत सही है, सही है, सही है, सही है। 26 से 30 और 31, 32, फिर आपके हल्के होते चले जाएंगे आगे। अभी तो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, तो चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने चैप्टर 3 कर लिया और पार्ट 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं पार्ट 11 के साथ आपको कल फिर वीडियो अपलोड करूँगा, तो मैं फिर वीडियो आपको बनाता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 11। ओके गाइस, सो स्टे सेफ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा आपके हर एक डाउट का। भले ही हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करूँ, बिल्कुल। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ and keep watching. Okay, bye bye.